because those three chapters are in mega test. तो सबसे पहला जो परसेंटेज चैप्टर था उसमें हमने देखा कि परसेंट मतलब पर 100 आउट ऑफ 100 कितने, जैसे हम देखते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में मुझे स्मॉल टेस्ट में 20 आउट ऑफ 25 मिले, तो आउट ऑफ 100 आपको कितने मिले वो अगर फाइंड करना है तो मतलब आप परसेंटेज फाइंड करें, और इसको हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई बाय 100 to get the percentage, so it will be 80%. खाली मतलब 20 out of 25 is nothing but 80 out of 100, so out of 100 जितने मार्क्स मिले that is nothing but the percentage. अभी यहाँ पे बस आपको कन्वर्जन याद रखना है। अगर कोई नंबर कोई आपको अगर ऐसे देता है, फ्रैक्शन दिया रहता है या फिर रेशो दिया रहता है, तो किसी भी फ्रैक्शन या रेशो को, या फिर आप चाहे तो डेसिमल भी ले लो, तो फ्रैक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे से 4/5, रेशो का एग्जांपल 7:8, डेसिमल का एग्जांपल 0.02। इन सबको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 100। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंट में आंसर मिल जाएगा। सो इट विल बी 80%। कैलकुलेशन पार्ट है वो अभी बचा हुआ। 7:8 को आप पहले फ्रैक्शन में लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100, सो 700/8। जो भी कैलकुलेशन आता है, मैं अभी कैलकुलेशन करने नहीं बैठा। और इसको भी डेसिमल को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, so then it will get converted into percentage. In short, whenever we convert fraction, ratio, decimal into percentage, we have to multiply by 100. Okay, this is the first point. और इसका उल्टा अगर करना है, पहले से ही परसेंटेज दिया है और उसको हमें फ्रैक्शन, रेशो और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, so then what we do is we divide it by 100. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 80% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं 80/100। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड आंसर आएगा 24 जा 25 जा। रेशो में उसको 4:5 लिख सकते हैं, और इसी को अगर डेसिमल में लिखना है तो वो आ जाएगा 0.8 ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखो। When we want to convert fraction, ratio, decimal into percentage, multiply by 100. When we want to convert percentage into fraction, ratio, decimal, we divide by 100. बाद में तीसरा पॉइंट था कि अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो उसका फॉर्मूला है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, डिक्रीज परसेंट बोलो उसको या परसेंटेज डिक्रीज बोलो, तो आपको डिक्रीज निकालना पड़ेगा पहले अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 ऐसे। तो इसके ऊपर जब डाउट पूछेंगे तो इसके ऊपर के क्वेश्चन आ ही जाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट के, तब मैं वो डिटेल में डिस्कशन लूंगा उसका। इसके सॉल्व एग्जांपल भी वर्कशीट में दिए हैं जो मैंने बताए थे लगता। सो ये 3 पॉइंट्स है परसेंटेज चैप्टर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में क्लियरली मैंने आपको बोला था कि सारा पूरा इस चैप्टर का खेल 12 फॉर्मूले के ऊपर है। ठीक है, वो फॉर्मूले फिर से हम लिख लेते हैं ताकि और एक बार रिवीजन हो जाए। तो पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। दूसरा फॉर्मूला है, इसी में अगर मुझे एसपी निकालना है तो आ जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी।
और अगर मुझे सीपी निकालना है तो वो आ जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, बाद में लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, खरीदी कीमत माइनस बिक्री कीमत। यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं लॉस प्लस एसपी, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। ठीक है, ये हुए प्रॉफिट के 3 फॉर्मूले, लॉस के 3 फॉर्मूले। बाद में हमारा अगला फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ सीपी ओरिजिनल का काम कर रहा है और प्रॉफिट जो है वो चेंज इंक्रीज का काम कर रहा है। जो इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट है ना, यही है वो फॉर्मूला, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो यहाँ सीपी ओरिजिनल का काम करता है और प्रॉफिट और लॉस मतलब इंक्रीज डिक्रीज का काम करता है। ठीक है, अभी इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम सीपी और एसपी निकाल सकते हैं। तो पहले हमने सीपी का फॉर्मूला देखा था, सीपी इज इक्वल टू सो द फॉर्मूला फॉर सीपी वाज, आप चाहे तो इसी फॉर्मूला को यहाँ शिफ्ट कर दो। सो सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, लेकिन यहाँ पे हमें एसपी का यूज करना जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट के केस में सीपी जो है, मतलब प्रॉफिट के केस में यहाँ पे 2 चीजें आपको दी रहेंगे। व्हाट इज गिवन टू यू इज प्रॉफिट परसेंट कॉमा एसपी, दीज 2 थिंग्स आर गिवन। तो सीपी हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई एसपी विथ अ रेशो, और ये जो रेशो है ए लेस देन 1 आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट के केस में सीपी एसपी से स्मॉलर ही रहता है। ठीक है, तो एसपी बड़ा रहेगा, सीपी स्मॉलर रहेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। ये है 9th फॉर्मूला। 10th फॉर्मूला, यहाँ पे लॉस परसेंट और एसपी दिया है, तो सीपी निकालना है। तो इस केस में आपको पता है कि लॉस के केस में एसपी जो है, सीपी जो है वो ग्रेटर रहता है एसपी से। ठीक है, तो सीपी ग्रेटर है मतलब न्यूमरेटर बड़ा रहना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा, तो न्यूमरेटर 100 अपॉन डिनोमिनेटर 100 माइनस लॉस परसेंट। ऐसे ये 2 फॉर्मूले हो गए सीपी के। और यहाँ से हम एसपी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, एसपी इज इक्वल टू 11th एंड 12th वन। तो एसपी को मैंने राइट में ही रख दिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला पहले एसपी को राइट में रख दिया तो ये आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और इस सेकंड केस में एसपी का मतलब, इस केस में आपको प्रॉफिट परसेंट और सीपी पता रहना चाहिए, तब आप एसपी निकाल सकते हैं। और ये अगला फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। यहाँ पे लॉस परसेंट और सीपी पता रहना चाहिए, तब आप एसपी निकाल सकते हैं। तो ये 12 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। बस इसी के ऊपर सब कुछ खेल है, इसी को घुमा फिरा के सवाल करके बताया गया। सबको फॉर्मूले याद आ गए? यस सर। यस सर। अगला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आप सब लोगों को पता है कि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100।
और इसी के आप 4-5 फॉर्मूले बना सकते हैं, P का अलग फॉर्मूला, T का अलग फॉर्मूला, इसे शिफ्टिंग करके। ये मैं एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पे P मीन्स प्रिंसिपल, मुद्दल, T means time in years, R means rate of interest per annum, and SI means the simple interest. SI के जगह आप कैपिटल I भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलो या फिर सिंपली इंटरेस्ट बोलो। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, इसी का यूज करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी इसमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो डाउट में आ जाएंगे, अभी मैं वो नहीं बताऊंगा। और फिर दूसरा पार्ट है, इसी चैप्टर में हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है मुझे, तो आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला आता है P इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 होल रेज टू n। तो यहाँ पे A इज अमाउंट, P इज प्रिंसिपल। चाहे तो आप अमाउंट को ऐसा भी लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिला के अमाउंट। प्रिंसिपल P, R is a rate of interest per annum, and N is number of time slots। तो ये बताया था मैंने N का पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स, टाइम के स्लॉट्स कितने हैं। तो अगर मैंने 6 महीने का रेट लिया, तो और मैंने 1.5 साल लिया, तो 1.5 साल के 6 महीने के 3 स्लॉट आएंगे, तो n का वैल्यू 3 आएगा ऐसे। और यहाँ पे ऑफकोर्स CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मराठी में हम उसको बोलते हैं चक्रवाढ ब्याज। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। इसके ऊपर के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट रह सकते हैं, दोज वी विल डिस्कस ड्यूरिंग डाउट सेशन। तो ये 3 चैप्टर का रिवीजन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ओके Yes, sir. नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क। आसान टॉपिक है, लेकिन समझना, अच्छे से समझना जरूरी है। अगर नहीं समझा तो ये आपको सबसे टफ टॉपिक लगेगा। सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन, सब लोग ध्यान से सुनना है, ठीक है। यहाँ पे सिनॉप्सिस में आप देख सकते हैं कि कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके यहाँ सॉल्व करके बताया है क्वेश्चन को, और उसी को पॉइंट में दिया गया। मतलब ये जो टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स। ये जो टोटल 10 पॉइंट्स है, एक्चुअली दिस 10 आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जिसमें ये 10 के 10 कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है टाइम एंड वर्क चैप्टर में। पहला पॉइंट, if A can do piece of work in n days, then A's 1 day's work will be 1 upon n। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मुझे टोटल 200 पेपर्स आए हैं, उनको मुझे चेक करना है। तो उनको चेक करने के लिए मुझे टोटल 4 दिन लगते हैं। हाउ मेनी डेज आई नीड? 4 डेज। तो मैंने अगर आपको पूछा कि एक दिन में मेरा कितना काम कंप्लीट होगा, तो कितना कंप्लीट होगा बोलो। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। 1 by n। मेरे पास एक काम आया है पेपर चेकिंग का, और बहुत बड़ा बंडल है 200 पेपर का, और उसको मुझे चेक करना है, ठीक है। तो मुझे टोटल 4 दिन लगते हैं टाइम, वो पूरा बंडल चेक करने के लिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक दिन में कितना काम मैं पूरा करूंगा। सर 50 पे 200 by 4।
50 सर। 50 सर। हाँ 50 नहीं, पूरा काम करने के लिए मुझे 4 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 50%। 25%, 1/4। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, अगर 2 दिन लगते हैं मुझे एक काम करने को, ओके, तो एक दिन में कितना काम होगा? 50%। हाफ ऑफ द वर्क, 1/2 या फिर 50%। तो क्या हो रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days। ए कोई तो काम दिया है और ए जो है कैपिटल ए, ही इज एबल टू कंप्लीट इट इन n days। उसको पूरा काम कंप्लीट करने के लिए n दिन लगते हैं, इतने डेज लगते हैं। तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/n। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि मुझे पेपर चेकिंग के लिए 4 दिन लगते हैं, 4 days। 4 days मतलब ये पूरा पूरा काम मतलब 1। और एक दिन में कितना काम होगा, तो हम बोलेंगे 1/4 काम हो जाएगा। ठीक है, समझो 2 दिन में मैं एक पूरा काम कर सकता हूँ, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? वी कैन से 1/2। ठीक है, वैसे ही अगर n डेज है एक काम पूरा करने के लिए, n डेज लगते हैं a को, तो उसका एक दिन का काम रहेगा 1/n। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। समझ में आया कि नहीं बाकी के लोग? यस सर। सर। ओके, अगर उल्टा दिया है कि ए एक दिन में 1/n काम करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ए कैन फिनिश द वर्क इन n डेज। मतलब ये उल्टा दिया गया। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे तीसरे पॉइंट में हमें एक एग्जांपल देके ही ये पॉइंट कवर करने को दिया है। इफ A is thrice as good as workman as B, then ratio of work done by A and B is equal to। अभी देखो क्या दिया हुआ है कि A is thrice as good as workman as B। ओके, काम करने वाले में A जो है वो 3 गुना काम कर सकता है B से। So therefore ratio of their work done will be 3:1, and similarly the ratio of time taken will also be 1:3। ये सबको समझ में आया? यस सर। तो क्या हो रहा है, अभी ये दोनों के दोनों जो है उनका रेशो ऑफ वर्क डन हमने ऐसे लिख लिया। तो बस यही आपको बार बार यहाँ पे दिया हुआ है। और ये चारों पॉइंट अगर देखेंगे तो इसी ये दोनों पॉइंट का रिवीजन ही किया है। तीनों पॉइंट अब तक हमने जो देखे इन सब का एक बार रिवीजन ही किया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला, if a man can do a piece of work in 8 days, then in 1 day he will work 1/8 part of the whole work। ठीक है ना? if 8 Okay, men are, समझ में आया सबको? यस सर। दूसरा पॉइंट, 8 men are required to do the piece of work in 10 days, then 4 men will complete the work in 20 days। ऐसा क्यों? So 8 men, they can complete the work in 10 days, and 4 men will complete the work in 20 days। So क्या हुआ है कि
8 लोगों को 10 दिन लग रहे, तो उसके आधे 4 लोगों को 20 दिन लगेंगे, मतलब लेस मैन मीन्स मोर डेज। इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट उनको बताना था कि जो वर्कर्स है, काम करने वाले लोग हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है ना? Yes, sir. तीसरा पॉइंट, A is twice as good as workman B। तो क्या होगा कि A को काम करने के लिए 5 दिन ही लगेंगे और B को काम करने के लिए, वही काम करने के लिए 10 दिन लगेंगे। ठीक है, क्योंकि A का स्पीड ट्वाइस है, तो ट्वाइस है होने के कारण वो कम डेज में वर्क पूरा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है ना? Yes, नेक्स्ट, sir. नंबर 4, ABC can do piece of work in 3, 4, 5 days respectively, then total earnings of the whole work will be shared in the ratio 1/3 is to 1/4 is to 1/5, that is 20 is to 15 is to 12। देखो क्या दिया है कि ये तीनों के तीनों नंबर ऑफ डेज दिए हैं, दे कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, अलग अलग बैठ के अगर ए ने वो काम लिया तो वो 3 दिन में पूरा करेगा। बी 4 डेज, सी 5 डेज। हमें अभी पूछा गया कि देन द टोटल अर्निंग ऑफ द होल वर्क विल बी शेयर्ड इन विच रेशो। तो वो जो रेशो है, तो जितने नंबर ऑफ डेज लगे उसका रेसिप्रोकल लेना, 1/3 is to 1/4 is to 1/5, because that much work is completed, और जितना वर्क उतना टोटल अर्निंग। तो इसीलिए रेशो जब लेते हैं आप, तो किसका रेसिप्रोकल लेना है? नंबर ऑफ डेज का। 1/3 is to 1/4 is to 1/5। उसको अभी एलसीएम लिया 3, 4, 5 का, और हमने समझो कितने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम कितना आएगा 3, 4, 5 का? 60। हमने यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों रेशो को, तो ये रेशो मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो वर्क डन का कंसेप्ट है, आपको यहाँ तक मैंने जो भी बताया पहले तीनों पॉइंट, उसमें एक ही कंसेप्ट ऐसा था कि अगर पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए n डेज लगते हैं, तो एक दिन का काम 1/n इतना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट इसी का रिवर्स है। और तीसरे पॉइंट में उन्होंने और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए, जस्ट टू टेल अबाउट द कंसेप्ट। पॉइंट नंबर 4, अभी देखो दो लोग हैं, 2 people are there and they are able to complete a piece of work in 40 days and 50 days respectively। ध्यान से सुन रहे सब लोग? Yes, A is completing the piece of work in 40 days and B is completing the piece of work in 50 days। वही काम A को 40 दिन लग रहे, B को 50 दिन लग रहे। So then how many days will they complete the work if they work together? और अगर ये दोनों साथ में आ जाए और एक साथ आके काम करे, तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा? तो ऑफ कोर्स अकेले ए को 40 दिन लग रहे, अकेले बी को 50 डेज लग रहे, तो इसका मतलब दोनों जब साथ आएंगे तो 40 से आंसर कम ही आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? पहले फर्स्ट वी विल फाइंड आउट वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम इन 1 डे, दोनों के दोनों का। तो पहले ए का वर्क डन आएगा 1/40, बी का वर्क डन आएगा 1/50, और दोनों का लेना है इसलिए बीच में आएगा प्लस। इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज वर्क डन बाय ए एंड बी बोथ, ए प्लस बी मतलब ए एंड बी बोथ, दोनों के दोनों ने किया हुआ इतना वर्क डन है 9/200। और
work will be completed by A plus B in 200/9 days. अभी इसका उन्होंने रेसिप्रोकल क्यों लिया? क्योंकि ये एक दिन में इतना काम कर सकते हैं 9/200, तो उनको टोटल कितने दिन लगेंगे? इसी का रेसिप्रोकल 200/9। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि अगर n डेज में वर्क पूरा कंप्लीट होता है तो वो एक दिन का वर्क 1/n आएगा। वैसे यहाँ पे भी 9/200 एक दिन का वर्क है 1/n, उसका रेसिप्रोकल लिया तो वर्क completed will be completed by both A and B in 200/9 days. ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 4। अभी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बाकी के जो पॉइंट्स है जब क्वेश्चन आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। देखो अभी पहला क्वेश्चन, इफ Ram can do a piece of work in 20 days and Krishna can do in 30 days, then the time taken by both to complete the work will be how much? तो दोनों के दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? सो वी कैन से राम को 20 डेज लगे और कृष्णा को 30 डेज लगे। तो एक दिन में, इन 1 डे, एक दिन में राम कितना काम कंप्लीट करेगा? 1/20, और कृष्णा कितना काम कंप्लीट करेगा? 1/30। तो एक दिन में दोनों ने अगर काम किया इन 1 डे, दोनों ने अगर पूरा काम किया तो 1/20 प्लस 1/30 इतना काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इन 1 डे they will complete this much work, 30 plus 20, 50 by 6, 600, 0 cancel, 1/12। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द वर्क, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/12, so the answer will be 12 days. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So अभी देखो कैसे उल्टा क्वेश्चन कर दिया। A can do work in 40 days, so A is completing that work in 40 days. A and B together can do in 30 days. A plus B together can do in 30 days. Then the number of days B can complete the work. B कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा ये पूछा गया। This is the question. तो अभी आप देख सकते हैं कि because A is able to complete the work in 40 days, so in 1 day, एक दिन में A will be able to complete 1/40 of the work. दोनों के दोनों A plus B है, they will be able to complete the work 1/30th, क्योंकि 30 दिन में वो पूरा कंप्लीट कर रहे दोनों के दोनों मिला के। अभी एक दिन के लिए हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, और एक दिन में B जो है वो x 1/x इतना काम कंप्लीट कर देगा। हमें पता नहीं है कि B completes work in how many days, तो हमने लिया x days। तो यहाँ पे इसलिए हमने बोला कि let's say B completes the work in 1/x days। ठीक है, तो अभी इस x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड आउट एंड हाउ टू फ्रेम द इक्वेशन? चलो बोलो। 1/x plus 1/40 it is equal to 1/30.
हाँ फिर से 1 by x plus One- 1 by 4, it is equal to 1 by 30. वेरी गुड। 1/x का मीनिंग क्या है कि एक दिन में बी ने इतना काम कंप्लीट कर लिया, ये बी का काम हो गया। 1/40 मतलब एक दिन में ए का काम हो गया, ए का। इन दोनों का एडिशन ले लो तो जो आंसर आएगा इसको सिंप्लीफाई करो, और 1/30 मीन्स ए प्लस बी बोथ। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन इजीली सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो टाइम एंड वर्क के ये जो पहले 4 पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिए। Point number 5 onwards we will discuss in the next class. Okay, sir. ओके, इतना काफी है। पहले आप अभी बाकी का होमवर्क कंप्लीट करो, उसी को तो वेडनेसडे तक आपको टाइम लगेगा। अभी ये भी मैं अगर कंप्लीट कर लूँ आज तो इसका भी होमवर्क सर के ऊपर आ जाएगा, आपके सर के ऊपर। No, sir. So we will stop here. I have discussed only 4 points. मुझे याद देना कोई एक जन that we have completed first 4 points. From 5th point onwards, we will continue time and work in the next lecture. Okay, thank you all very much for joining. Okay, sir. Bye. Bye. Have a nice day. Thank you, sir.